नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश त्रिपाठी और मेरे साथ हैं डॉक्टर गिरीश वर्मा। आप मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य रहे हैं और अभी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। बहुत नामी डॉक्टर हैं मेडिसिन के। जितना कंट्रोल मेडिसिन में और डॉक्टरों के इलाज में इन्होंने काम किया है, उतनी ही रुचि इनकी कला, साहित्य और रंगमंच में है। बात करेंगे डॉक्टर साहब से। मेडिसिन के आप विभागाध्यक्ष हैं और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय जो है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए है अभी, सोसाइटी की रक्षा के लिए। जी हाँ, वास्तव में पिछले एक वर्ष से, बल्कि उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि पूरे चिकित्सक समुदाय के लिए ये एक प्रकार की चुनौती भरा समय रहा है। और न केवल चुनौती भरा समय रहा है, चिकित्सकों ने, नर्सिंग कर्मियों ने और अस्पताल में जो भी काम, छोटा मोटा काम करने वाले हैं, टेक्नीशियंस हमारे और जो सफाई कर्मी हैं, सब ने एक तरह से फौज की तरह काम किया है। हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो छोटे से लेके सबसे बड़ा अधिकारी हो अस्पताल में, उन्होंने इस चुनौती भरे समय में बहुत ही अच्छी तरीके से और समर्पित रूप से काम किया है। तो मैं इसके लिए, हालांकि चूँकि मैं खुद चिकित्सक हूँ और विभागाध्यक्ष भी हूँ अभी मेडिसिन का, तो मैं, ऐसा नहीं है कि अपनी प्रशंसा या अपने समुदाय की प्रशंसा अपने आप कर रहा हूँ। ये विदित है, क्योंकि जिस भीषणतम समय कहूँगा मैं, भीषणतम ये कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, पेशेंट्स हमारे सामने मर रहे हैं, हमारी बेचारगी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ से लेके और एक दिन में 50-60 मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं। तो ये दो विपरीत सिरे हमने देखे हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि हमने जो है बहुत चुनौती भरे समय का सामना किया है। ऐसा कहते हैं कि जो कोरोना का दौर था, महामारी जब हमारे सामने थी, तो मौत और रोगी के बीच में दीवार का काम आप कर रहे थे। उस दौर में आपने अस्पताल के गलियारों में मरते हुए पेशेंट्स को देखा है, अस्पताल के बाहर मरते हुए पेशेंट्स को देखा है, दुनिया भर से खबरें सुनी है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए लोग। जी हाँ। कैसा महसूस करते थे एक डॉक्टर के रूप में? डॉक्टर के रूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हम जो है सब कुछ करते हुए भी हम जो है मरीज़ को बचा नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति भी होती थी, क्योंकि जब मरीज़ देरी से आता था तो उस पर फिर दवाइयाँ काम नहीं कर पाती थी। और फिर हम, ऐसा भी हुआ है कि कई मरीज़ जिनका जो स्कोर 25 में से 22 होता है या 20 होता है, वो भी ठीक होके गए हैं। पर ज़्यादातर ऐसे मरीज़ों को हमने खोया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज भी लगती है, हालांकि अब मरीज़ कम होने लग गए हैं, मैं आपके इस माध्यम से मैं ये ज़रूर एक बार वापस कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी ज़िंदा है, अभी भी मरीज़ भर्ती हैं। यदि हमने ये जो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, इसमें अगर सावधानी नहीं बरती तो हम फिर से पहले जैसी स्थिति में जाएंगे। और जैसा हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, न तो उनकी माँ बची है, न पिताजी बचे हैं। बड़ी विकट पारिवारिक स्थिति का वो सामना कर रहे हैं। और न केवल, मैं मानता हूँ कि न केवल पारिवारिक स्थिति का सामना कर रहे होंगे, वो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति का भी सामना वो कर रहे होंगे। तो इस चीज़ से अगर हमें बचना है, हमारे परिवार को बचाना है और हमारे मिलने वालों को, संबंधी को, आप एक छोटे उसमें कहें तो समाज को बचाना है, तो हमें अब भी सावधानी रखनी पड़ेगी। मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना पड़ेगा। और भीड़ भाड़ नहीं करें, ऐसे काम करने पड़ेंगे। कितने टाइम तक मास्क लगाना जरूरी होगा हमारे लिए? क्या लगता है आपको, कब तक ये खतरा रहेगा कि कोरोना लौट के आ सकता है? क्योंकि वायरल डिजीजेज ऐसी होती हैं कोरोना जो अक्सर पलट के हमला करती हैं। जी हाँ, कोरोना, चूँकि कोरोना की कोई भी बीमारी हो, चाहे स्वाइन फ्लू रही हो, ये वायरस अपना रूप बदलते, चाहे वो HIV रही हो। और जैसे इसमें हमने देखा, जो सबसे ख़तरनाक है, जो पूरे विश्व में कई लाखों लोगों की मौत का कारण बनी ये बीमारी, तो इसमें देखा कि ये वायरस अपना रूप बदल देता है, म्यूटेशन हो जाता है, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से ये और घातक हो जाता है। ऐसे भी स्ट्रेन सुनने में आए हैं
देखने में आए हैं, पढ़ने में आए हैं कि जो हो सकता है वैक्सीन को भी मात दे दें। हालांकि इसका कोई अभी भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर यदि ऐसा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी पूरे विश्व के लिए चुनौती होगी। टीकों के बारे में जो बात कही जा रही है, टीके कितने कारगर होंगे उसी? टीके निश्चित तौर पर कारगर होंगे, क्योंकि इन पर वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं कि जिन लोगों ने जैसे जिनकी 2 डोज लगती है, जैसे कोविशील्ड की 2 डोज लगती है, उसके 2 या 3 सप्ताह बाद यदि मान लो बीमारी हुई भी है तो वो उससे उनको कम से कम मौत का सामना नहीं करना पड़ा। बीमारी हुई है पर वो कम घातक हुई है, तो ये फ़ायदा तो है ही। और हमने देखा है पिछले 100-150 वर्षों में कि जैसे स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गई वैक्सीनेशन से, पोलियो इंडिया से ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैक्सीन काम करेगा। और जैसे अमेरिका में लोगों को, बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया है, तो वो अब ऐसा मान रहे हैं कि मास्क की आवश्यकता शायद नहीं रहेगी। पर ये समय ही बताएगा कि किस प्रकार की स्थिति का सामना हम करेंगे या बनती है। अब एक सवाल जिसकी डॉक्टरों में सबसे ज़्यादा चर्चा है, बाबा रामदेव। उन्होंने जो 25 सवाल पूछे हैं उसमें ज़्यादातर सवाल जो है वो मेडिसिन के डॉक्टरों के बारे में ही है कि वही उसका जवाब दे सकते हैं कि कई सारी बीमारियां हैं जिनका आप इलाज करते हो और वो कंट्रोल नहीं होती, या उन्होंने जिस तरह से आयुर्वेद वर्सेस, क्या सोचते हैं डॉक्टर? मेरा अपना मानना ये है कि हर पैथी के पीछे कोई न कोई तर्क है, प्रमाण है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कोई सी भी पैथी हो। पर ये टिप्पणी करना कि अमुक पैथी ने ऐसा कर दिया इसलिए इतने मरीज मर गए, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का काम मैं नहीं मानता। इस तरह की एक बात जो बार बार आ रही है कि बाबा ने तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक विवाद को जन्म दे दिया जी, डॉक्टर क्यों टूल बन गए? रिएक्ट नहीं करके भी तो, इग्नोर करना भी तो अपने आप में एक रिएक्शन होता है। नहीं, मेरा इस बारे में मानना ये है कि कोई यदि 10 बार आपको आरोपित करता है तो जो आसपास के लोग हैं आपको ये समझने लग जाते हैं कि हाँ गड़बड़ है। तो इसलिए गलत चीज़ का अगर विरोध करते हैं, गलत चीज़, गलत बयान का या गलत जो भी चीज़ कही जा रही है उसका अगर विरोध करते हैं, तो मैं इसमें मानता हूँ कि चिकित्सकों ने जो विरोध किया मैं उसको कम से कम सही ठहराता हूँ, और सारे चिकित्सक इसको सही ठहराते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि भाई एलोपैथी ख़राब है या आयुर्वेदिक बढ़िया है। सवाल ये, मैंने वीडियो में ये भी देखा है कि डॉक्टर बेवकूफ़ हैं, ऐसा भी उन्होंने बोला है बाबा रामदेव जी ने। तो वो कोई इतनी बड़ी शख्सियत से अपेक्षित नहीं है, और इस तरह की बात उचित भी नहीं मैं मानता। नहीं, लेकिन सवाल तो टाइमिंग को लेके है ना। महामारी के इस दौर में आम लोगों का जो मनोबल है उस पर असर पड़ता है। बाबा तो अपना धंधा कर रहे हैं, वो तो उन्हें तो एक विवाद जो है वो कोरोनिल को प्रमोट करने के काम आएगा, बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब इग्नोरेंस भी एक इलाज? इसमें आम जनता को ये समझना पड़ेगा, कोई भी एलोपैथी की दवाई जब मनुष्य को दी जाती है या मार्केट में आती है, उसके पहले उसको कई चरणों से गुजरना होता है जी। यदि ऐसी कोई दवा कई सारे अध्ययनों के साथ यदि स्थापित होती है, और ये एलोपैथी का एक तरह से हम मान लें कि एक नियम ही है, तो वो उन चरणों को क्रॉस करके पहले जानवरों में प्रयोग होता है उस दवाई का, फिर जो वॉलंटियर्स होते हैं उनमें होता है, फिर उसके बाद कुछ ग्रुप में उसको करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको फाइनल करते हैं कि हाँ भाई इस और ऐसे भी जो जैसे मान लो यूएसए में एफडीए एक संस्था है जो उसको अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है। जैसे कुछ जो मॉलिक्यूल हैं डायबिटीज़ में थे, शुरू में काम लिए, पर उससे देखिए वही लीवर ख़राब होता है, डेथ्स हो जाती हैं, तो उसको बंद कर दिया। तो इस तरह का कोई भी नियंत्रण मुझे जानकारी में नहीं है कि जो भी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं बाबा रामदेव जी के द्वारा, कि ऐसा कोई नियंत्रण है या नहीं है। तो ये बहुत ऐसा एकदम से ऐसा कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है।
डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया और आप एक बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हैं हड़ौती के। फिर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही जब कोरोना से लोगों की डेथ हुई या लोग सीरियस हुए, तो क्या अब करना चाहिए, क्योंकि अब डायबिटीज़ की काफ़ी चर्चा है, खासतौर से यंग एज में भी होने लगी है टाइप 2 डायबिटीज़। तो 25 साल का लड़का क्या करे अपने आप को कि वो उससे बच सके या उसको टाल सके? वर्तमान स्थिति में जो नज़र आता है वो है आपका व्यवहारिक परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन से मतलब ये है कि ज़्यादातर जो काम है वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, अब जो है ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उनका जो व्यायाम वाला हिस्सा है, या जो वो पार्क में भागते दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, जिससे उनका वज़न नहीं बढ़ता, वो स्थितियाँ ख़त्म हो गई हैं अभी कोरोना में और भी ज़्यादा। और इसके अलावा एक आपने ये देखा होगा या हम सब देखते हैं कि हमारे अपने बच्चे, हम खाते थे दाल रोटी चटनी इस तरह की चीज़ें, अभी के बच्चे खाते हैं बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता, और वो जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिनमें बहुत शक्कर होती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में मोटापा करती हैं, और मोटापा होने की वजह से ही उनको जल्दी कम उम्र में डायबिटीज़ की समस्या खड़ी हो जाती है। तो खान पान की शैली, और ये भी मैं कहूँगा कि जो बच्चे नहीं हैं, जो बड़े हैं, उनमें भी व्यायाम नहीं करना, या मान लो तेज़ नहीं चलना, या घर में ही पड़े रहना, या खाया और सो गए, तो उन लोगों में ज़्यादा इसकी तकलीफ़ होती है। और डायबिटीज़ बहुत सारी चीज़ों को न्योता देती है, चाहे वो मस्तिष्क से संबंधित हो, चाहे हृदय से संबंधित हो, या जैसे अभी कोरोना में डायबिटीज़ वाले मरीज़ सबसे ज़्यादा इसलिए प्रभावित हुए हैं कि जो ब्लड शुगर बड़ा होता है, और तो ये इम्यूनिटी भी कम करती है, तो इसलिए उनमें ये प्रभाव ज़्यादा होता है। और ये अभी जो ब्लैक फंगस जो बहुत ज़्यादा चल रही है, दरअसल तो ये ब्लैक फंगस नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस इसका साइंटिफिक नाम है। ब्लैक इसलिए बोलते हैं कि इस फंगस से जो है जो रक्त प्रवाहित जिन धमनियों में होता है, तो वो इसको ब्लॉक कर देती हैं, तो उससे जो जहाँ वो ब्लड पहुंचाती है वो एरिया मर जाता है, तो काला पड़ जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो वो काला लगता है, तो इसलिए इसको एक नाम दे दिया ब्लैक फंगस, पर अब चल गया है। तो ये भी उन लोगों में ज़्यादा है जिनमें डायबिटीज़ है और जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की स्थिति में चले गए हैं। कोरोना का जो वायरस है, ये स्वयं भी जिनमें कभी डायबिटीज़ नहीं रही हो उनमें भी हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर हाई कर देता है, जिससे समस्या और विकट हो जाती है। क्या लक्षण लगे, मतलब अगर किसी को डायबिटीज हो भी रहा है, लोग जांच नहीं कराते पहली बात, तो फिर क्या उसको महसूस हो जब वो जाके चुपचाप अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवा ले? क्योंकि कई बार आप लोग ही बताते हैं कि किडनी खराब हो चुकी होती है, हार्ट अटैक हो जाता है, जब जाके पता चलता है कि इसको तो डायबिटीज 400 500 600 आ रहा है, तो वो क्या पहला शुरुआती लक्षण क्या होता है जिसमें कोई भी युवा समझ ले कि अब उसे जाग जाना चाहिए? इसमें हमने कई जो है मधुमेह की जागरूकता रैलियाँ की हैं, उसमें मैंने एक नारा दिया था, 40 से ऊपर हो यदि उम्र तो जांच करा लो अपनी शुगर। तो एक तो ये है कि 40 साल के अगर आप हैं तो शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। दूसरा, यदि आपके घर में माता पिता भाई बहन बुआ अगर इनमें से कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है तो भी आपको जांच करा लेनी चाहिए साल में एक बार, जिससे आपको पता लग जाए, क्योंकि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ये ज़्यादा होती है। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो भी, अगर मोटे तौर से हम माने कि भाई जैसे आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो उसमें से -100 कर दो तो 70 किलो आपका वज़न होना चाहिए अंदाज़न। तो अगर उससे ज़्यादा है तो भी करानी चाहिए। यदि आप उच्च रक्तचाप से, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं तो भी करानी चाहिए। तो ये सारी स्थितियों में डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए। और दूसरा जो है, कई बार लक्षण ये होते हैं कि जो ज़्यादा उम्र में डायबिटीज़, क्लिनिकली लक्षण क्या आएंगे? क्लिनिकली लक्षण ये आएंगे कि थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन हो सकता है, और पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, पेशाब ज़्यादा आ सकता है। अच्छा। और जो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भूख बहुत लगती है, मगर वो
वज़न नहीं बढ़ता, पतला दुबला हो रहता है वो खूब खाने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें, ये लक्षण हैं उसके ख़ास तौर से। या कभी आप के घर में कोई पीड़ित है, आपके पाँव में झंझनाहट हो रही है या आँखों से दिखाई पड़ना कम हो रहा है, तो भी जो है डायबिटीज़ की जांच करा लेनी चाहिए। आप विभागाध्यक्ष हैं, बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है और अभी लड़ाई बाकी भी है। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के लिए? मैं अपनी टीम को लेके सैल्यूट करता हूँ, पूरे चिकित्सकों को, और हमारे जो रेजिडेंट्स हैं ख़ास तौर से, जो सतत रूप से आईसीयू में या मरीजों को लगातार देख रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे रेजिडेंट जो हैं इस पूरी लड़ाई के रीढ़ खंभ हैं, और सारे हमारे जितने भी संकाय सदस्य हैं, सीनियर लोग हैं, एक एक मरीज़ के पास जाके उनको पूछते हैं, उनके पैरामीटर्स देखते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जो कुछ भी मेरे सुनने में आया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी संभाल हुई है कोरोना के मरीज़ की। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि एक एक मरीज़ के पास जाना, उसको देखना, उसमें क्या परिवर्तन किया जाना है वो करना, तो ये आई सैल्यूट डॉक्टर्स ऑफ कोटा, स्पेशली आई मीन एवरी डॉक्टर। कोविड मैनेजमेंट के मामले में तो जो साख मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट की रही जी, वैसी शहर में काफ़ी चर्चा थी उस चीज़ की। वो आप मतलब वो पूरी आपकी टीम की बहुत मेहनत थी कि कई लोगों को वो आप देख सकते थे उसको। रंग कर्म का भी आपको शौक है? कला, साहित्य, संस्कृति, गाना, रंग कर्म कितना टाइम दे पाते हैं? रंग कर्म को तो मैं नहीं दे पाता, हालांकि मन बहुत करता है, क्योंकि रंग कर्म मैंने सन 1977 में, जब मैं द्वितीय MBBS का छात्र था, तब से किया। और मुझे खुशी है कि मैंने 16 फुल लेंथ प्लेज मैं लीडिंग रोल किया, कुछ एक में छोटा रोल किया, और मैंने एक प्ले भी लिखा था, जवाहर कला केंद्र से वो पुरस्कृत भी हुआ था। और यहाँ पर जब जवाहर कला केंद्र से यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती थी संभागवार, तो उसमें 2 बार मेरे द्वारा निर्देशित नाटक प्रथम भी रहे। अभी भी इच्छा होती है, पर समय का अभाव है। और चूंकि गाना जो ऐसी चीज़ है कि वो बिना टीम के हो जाता है, तो गाना तो कभी भी गा लेते हैं। तो सुनना चाहेंगे लोग? अब बड़ा आपने उसमें पशुवेश में डाल दिया, पर मैं चलिए। सर, कभी ऐसा कहते हैं कि जो कला का कीड़ा जिसको काट लेता है ना, वो आदमी चैन से नहीं बैठता। हाँ, चैन से नहीं लगा नहीं कि मतलब थोड़े दिन इधर उधर भी भाग्य आजमा के आया जाए कुछ? हाँ, नहीं, पर इस भाग्य आजमाने में थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारियां बीच में आ जाती हैं। और जब आप किसी एक क्षेत्र में स्थापित आप कर लेते हैं अपने आप को, तो फिर दूसरा मोह थोड़ा थोड़ा कम होता है, पर वो मरता नहीं है। तो मैंने क्लासिकल भी सीखा है, महेश जी शर्मा जिन्होंने श्रेया घोषाल को सिखाया, गुरु जी, नहीं यहाँ भी पारिजात कॉलोनी में है गुरु जी, तो बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। और बस कई सारे लोग हैं कोटा में जो आर्ट में काफ़ी रुचि रखते हैं, रंगकर्म में भी अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, लेकिन कोटा में कभी माहौल नहीं बन पाया। हाँ, ये थोड़ा अभी मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर कविता के लिए, शायरी के लिए, इनके लिए माहौल है, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रंगमंच के लिए पता नहीं क्यों माहौल नहीं बन पाया। जबकि यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से श्री पांचाल, राजेंद्र पांचाल ने, उन्होंने बहुत बढ़िया शो किए, उत्कृष्ट मैं कहूँगा, और बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज में भी हमारे शो हुए उनके। इसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं आ पाई। और उसका मैं ये मानता हूँ कि अभी का जो ये दृश्य श्रव्य जो मीडिया है, इसमें कोई भी व्यक्ति अचानक से कुछ बन जाना चाहता है, जबकि ये एक पूरी प्रक्रिया है।
इस लंबी प्रक्रिया से गुजर के आप किसी स्थान पर पहुंचते हो। एक बात लेकिन हमारे यहाँ तो कलाकारों को स्टेज ही नहीं मिल पाया ना। हाँ, भाई कविता और शायरी की जो आप बात कर रहे हैं, तो दशहरे मेले ने उसको बहुत प्रमोट किया। अखिल भारतीय स्तर का मुशायरा और अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन अपने यहाँ होता है, बिल्कुल, लेकिन रंगमंच को खैर वैसी जगह नहीं मिल पाई, लेकिन कलाकारों को मंच भी नहीं मिल पाया जहाँ वो अपनी कला का। हाँ, मैं ऐसा तो मंच तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे संघर्ष में कमी रही, या हमारे जो शहर को चलाने वाले कर्ता धर्ता थे वो इस आर्ट का महत्व नहीं समझ पाए। कलाकारों के संघर्ष में मेरे ख्याल से तो कमी नहीं रही, उन्होंने पूरा संघर्ष किया और समझने वाले नहीं समझ पाए। आज भी जैसे वो जहाँ कला दीर्घा है तालाब की पाल के नीचे, आज भी वहाँ पर करते हैं प्लेस। पर यदि मैं ऐसा चाहता हूँ, मानता भी हूँ कि जैसे जोधपुर में टाउन हॉल जो है वो वहाँ पर बहुत कम पैसे में उनको कलाकारों को मिल जाता, तो वहाँ गतिविधियाँ निरंतर बनी रहती। तो ऐसा यहाँ भी होना चाहिए। आप लोगों के संघर्ष से यूआईटी ने ऑडिटोरियम बनाया, और वही आपको पूरा किराए पे लेना पड़े, तो वो स्थितियाँ कुछ। और चूँकि ज़्यादातर जो थिएटर के सीखने वाले और प्रारंभिक चरण वाले जो बच्चे होते हैं वो एमेच्योर आर्टिस्ट होते हैं, अव्यावसायिक होते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर यहाँ देना चाहिए। और मेरे ख्याल से यहाँ से काफ़ी कलाकार पहुँचे भी हैं, मुंबई भी पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है। तो राजेंद्र पांचाल के जो भाई हैं नरेश पांचाल, हाँ, वो वहाँ एक्टिंग को स्कूल चलाते हैं। हाँ, उन्होंने किशोर नमित कपूर के साथ काम किया और वो अपना वहाँ पे स्कूल चलाते हैं। हाँ, कोटा के लोग काफ़ी गए, श्रेया घोषाल अभी आपने, हाँ, बिल्कुल पार्श्व गायन में काफ़ी काम कर रही है। गणेश तारे उन्होंने नाम कमाया, गणेश तारे के तो तारे जो है वो फिल्मों में कई म्यूजिक उन्होंने दिया। हाँ। अब वो सवाल जो सबसे पहले मुझे आपसे पूछना चाहिए था, आपके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से आए, कहाँ से MBBS करके कैसा सफ़र रहा अभी तक का? मेरा जो मैं स्कूल में तो झालावाड़ में पढ़ा, 2-1 साल में एक आवर गांव है वहाँ पे डग के पास, वहाँ पढ़ा। और फिर मेरा जो है बाकी की स्कूलिंग और जो कॉलेज झालावाड़ से हुआ। फिर उसके बाद 1975 में मैं MBBS में प्रवेश लिया मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में। वहीं से मैंने MD की, और फिर उसके बाद MD के बाद 2.25 साल गांव में, जो चित्तौड़गढ़ ज़िले का सबसे बड़ा गांव कहते हैं उसको, अकोला, छिपों का अकोला, तो वहाँ मैं रहा। और उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर वापस उदयपुर आया NIT मेडिकल कॉलेज में। फिर वहाँ से 3.5 साल बाद जोधपुर रहा, और फिर पिछले 27 वर्षों से मैं यहाँ कोटा में काम कर रहे हैं। अब वो बीच में एक सवाल जिसका जवाब अधूरा रह गया था, गाना सब लोग सुनना चाहेंगे, जिन डॉक्टर साहब से वो इलाज कराते हैं, वो डॉक्टर साहब कैसा गाते हैं? कुछ भी हाँ, जो याद आ जाएगा वो गाते हैं। अभी जो याद आ रहा है वो ये राग कलावती पे है ये गाना, बहुत पुराना गाना है, दिलीप कुमार साहब की मूवी का। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। अब एक सवाल इसी को लेके, बहुत आप गाना गाते हैं, गाने में रुचि है आपकी, क्या सोचते हैं आप कि आज भी 80 साल पुराने, 70 साल पुराने गाने जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं बनिस्बत 6 साल पुराने, 7 साल पुराने गानों के? हमने जो है क्लासिकल सीखा, उसमें हर राग के गाने का एक समय होता है। तो यदि आप उस राग को उस समय गाते हैं, जैसे राग यमन शाम के वक्त का राग है, तो अगर शाम के वक्त अगर आप राग यमन का कोई तराना छेड़ते, गाना लगाते हैं, तो उसका असर काफ़ी सही रहता है। जैसे राग भैरवी सुबह के वक्त का है, ये राग
अहिर भैरव या डॉक्टर राग ललित भी सुबह के वक्त का है। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे राग शिवरंजनी, जिसमें राग शिवरंजनी का जैसे मेरे नैना सावन भादो या जाने कहाँ गए वो दिन, वो अपना प्रभाव छोड़ती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पहले जो संगीतकार थे वो अपनी मौलिक रचनाएं क्लासिकल बेस्ड पे करते थे। दूसरा, शायरी या जो लेखन था गानों का वो बहुत उत्कृष्ट था। ऐसा नहीं था कि भाई चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का, तो ये तो कोई भी लिख देगा। पर ये लिखना कि मधुबन सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मतलब साहित्य से जुड़े लोगों की कमी कहीं में, साहित्य और जो संगीत है उसका बेहतर समावेश उन लोगों ने बहुत मेहनत करके किया। मैं ये नहीं कहता कि आज के संगीत में ऐसा नहीं है, आज भी बहुत अच्छे गाने बनते हैं, आज भी बहुत। ये बात खूब कही जाती है कि संगीत शोर में तब्दील हो गया है। हाँ, ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ काफ़ी ज़्यादा। बाकी कई गाने अभी भी बहुत अच्छे बनते हैं। संगीत, यदि आप कोई गाना पसंद करते हैं और आप तनाव में हैं और वो आपकी पसंद का गाना आप सुन लेते हैं तो वो आपको एक तरह का रिलैक्सेशन देता है। सैन फ्रांसिस्को में म्यूज़िक थेरेपी से मानसिक जो रोग हैं या विकार हैं उनका इलाज किया जाता है। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें जो है म्यूज़िक तनाव से मुक्ति देता है। यदि आपको, जैसे आप होम आइसोलेट हो रहे हैं, आपको कोई तनाव ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने पसंद का म्यूज़िक सुनिए, या आपकी रुचि का और भी कोई काम कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। लिखना, मैं ये मानता हूँ, सबसे बड़ा मानसिक तनाव का, लिखने से मानसिक तनाव का विसर्जन बहुत आराम से होता है और बहुत बड़े अच्छे तरीके से होता है। उसको लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी। मेरे साथ थे डॉक्टर गिरीश वर्मा जी, जो आपने कई सारे विषयों पे देखा होगा, इनके व्यक्तित्व के कई सारे रंग आज आपके सामने भी आए होंगे। और जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। नमस्कार।